चलिए शीट निकाल लीजिए आप लोग, सभी लोग शीट निकालिए। PS2 चल रहा है आपका, क्वेश्चन करवा दिया गया है 6 तक। 7वें नंबर का सवाल देखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद किए हैं। शिफ्ट होके बैठिए आप लोग, ये गलत बैठा है। आपको इधर नहीं बैठना है, वहां जाइए। हाँ वहां जाइए। चलिए, कोई किसी के सामने नहीं बैठेगा। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग, ध्यान रखिएगा इस बात को। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद किए हैं। 10 दिन के बाद पाया गया है और पुनः जनमत संग्रह हुआ है, तो यह पाया गया है कि ए को पसंद करने वाले जितने भी लोग हैं उनका 10% बी को पसंद करने लगे हैं, और बी को जो पसंद कर रहे थे उसका 10% ए को पसंद करने लगे हैं। ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत पुनः बी को पसंद करने लगे कि दोनों को पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। मान लिया टोटल 100 लोग हैं, 100 में 60 लोग किसको पसंद करेंगे? ए को। तो इसी 100 में 40 लोग बी को पसंद करेंगे। फिर आपका 10 दिन बाद फिर से जनमत संग्रह हुआ है, तो ये पता चला है कि ए को जितने लोग पसंद कर रहे थे उसका 10% यानी कि 6 लोग कहां चले गए हैं? बी को पसंद करने लगे हैं, और इसका 10% यानी कि 4 लोग किसको पसंद करने लगे हैं? ए को। तो 6 कम होंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। 4 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 36। अब देखिए इसमें फिर आपका कितने लोग जाके जुड़ जाएंगे? 6 लोग। और इसमें जाके कितने लोग जुड़ जाएंगे? 4 लोग। ये इधर का और इधर का होगा चेंजिंग। तो यहां कितने लोग हो गए? 58 लोग हो गए। और यहां कितने लोग हो गए? 42 लोग हो गए। ध्यान से देखिएगा। अब पूछा गया है ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत बी को पसंद करने लगे कि दोनों को पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आ रहा है समझ में? ज्योमेट्री की शीट जानी है, फाइनलाइज होके आज हर कंडीशन में चाहिए मुझको। जितने एक्सपर्ट हैं सब उसी पे प्रॉपर पहले काम करें। मंडे तक प्रॉफिट लॉस की शीट जानी है, अपडेटेड है, इंग्लिश चेक करनी है उसकी। ठीक है, तो प्रॉपर लग के आप लोग चेक करिए उसको। मतलब आज दोनों काम हमको फाइनल चाहिए। कई दिन से काम ज्योमेट्री पे हो रहा है, आज तक शीट मिली नहीं, शीट 2, जबकि केवल इंग्लिश चेक करना है, शीट अपडेटेड थी। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ 58 लोग हो गए और यहाँ कितने? 42 लोग। तो यहां से कितने लोग निकल के यहां चले जाए? 8 लोग। अगर 8 लोग चले जाएंगे यहां से निकल के यहां पर, तो दोनों को पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यदि ए से 8 व्यक्ति निकलकर बी को पसंद करने लगे तो दोनों को पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाएगी। दोनों को पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो बच्चों क्या होगा यहां पर? ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत निकले हैं? तो 8 लोग निकले हैं, किसका? 58 का गुणे 100 कर देंगे, कितना आएगा? अप्रॉक्स नहीं, मतलब आप बताइए कितना आ रहा है? 13.796 आ रहा है, इतना परसेंट आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रॉक्स 14, लगभग 14%। यह आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। लगभग 14% लोग ए से निकल के बी को पसंद करने लगे, तो दोनों को पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। कुल मान लिया कितने हैं? 100 लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से।
हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। दोबारा समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आ गया समझ में? चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8वें नंबर के सवाल पे। राजेश की जो भी आय है वह 4-5 के अनुपात में, अभी बच्चे नोट ही कर रहे हैं इसको। देखिए अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। अगर नहीं नोट कर पाए तो बोल दीजिए सर रुकिए, अभी मुंह तो है ना आपके पास, बोल सकते हैं, रोक दीजिए, नहीं तो फिर पता चला मैं अगला पढ़ के समझा दूंगा तो ना ये समझ पाएंगे ना वो अगला समझ पाएंगे। हमारे साथ चलना आपका जरूरी है। हॉल नंबर 1 के बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं है? प्रॉपर सही से बैठे हैं आप लोग? आमने सामने एकदम मत बैठिएगा, गैप होना चाहिए। यस रिपीट। आप लेट आए हैं क्या? हाँ तो बैठे रहिए, लेट क्यों आए हैं? चलिए ऐसा थोड़ी है कि क्लास आपकी वजह से बार बार रिपीट करती रहेगी चीजों को। चलिए समय से रहिए। हाँ ऐसे आप टाइम से हैं और नहीं समझ में आए तो फिर 100 बार रिपीट करवा दीजिए, हम रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर का सवाल है आपका। राजेश की जो भी आय है वह 4-5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। बचत की राशि का 40% बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश किया जाता है। उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है? केवल बंटवारा करके आपको प्रतिशत निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर आप सीधे सीधे यहां पर खर्च और बचत मान लेंगे। खर्च हो गई कितनी आपको? आपकी 400 और बचत हो गई 500। अब देखिए खर्च की गई राशि में 40% भोजन पे खर्च हुआ है, तो भोजन पे खर्च होगा 400 का 40% मतलब क्या? 160। तो बाकी जो बचेगा वो किस पर खर्च होगा? मनोरंजन पर। मनोरंजन पर कितना खर्च होगा? 400 में से 160 माइनस कर लीजिए, या 400 का 60% ले लेते तो भी आता आपका रिजल्ट कितना? 240 हो जाएगा ये। अब देखिए बचत की गई राशि को 40%, बचत की गई राशि का 40% उसने बैंक में जमा किया है, तो बैंक में कितना जमा किया? 500 का 40% कितना? 200। और बाकी सब शेयर में, तो शेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपको बताना है, सीधे आपको बताना है मनोरंजन बटा बैंक और गुणे 100, यही बताना है आपको। तो मनोरंजन पर खर्च की गई राशि क्या है? 240, और बैंक में खर्च की गई राशि क्या है? 200 और गुणे 100, बताइए कितना? 120। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? गैप मत रखिए अनिल, पर्दे में पर्दा पैक कराइए, गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? आ रहा है समझ में? एकदम पीछे से लेके आगे तक पैक करिए। आ रहा है बच्चे समझ में? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। आपका 9वें नंबर का प्रश्न है। इसमें कोई दम नहीं था, देखने में बस बड़ा लग रहा था, लेकिन नॉर्मल है क्वेश्चन, एकदम साधारण था। क्वेश्चन नंबर 9, एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसके साप्ताहिक काम करने के समय को 10% से घटा दिया जाता है। इस परिवर्तन के बाद यदि उसे कुल 3780 रुपए मिलते हैं तो आरंभ में उसे कुल कितने रुपए मिलते थे? तो कुल रुपया जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो आपका प्रतिदिन की मजदूरी है और उसका जो समय है, काम करने का जो समय है, उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है आपको?
आपको सीधे समझ में आ रहा है कि दोनों चीजों का गुणा जिसका हो रहा है उसी में परिवर्तन दिया है। 20% का मतलब क्या, 1/5 और 10% घटा दिया जा रहा है। 20% बढ़ाना मतलब 1/5 बढ़ाना मतलब 6/5 कर देना, डायरेक्ट लिख लीजिए 6/5। और 10% कम किया जा रहा है यानी कि 1/10 कम किया जा रहा है यानी कि कितना हो जा रहा है, 9/10 हो जा रहा है। ये फिगर है आपका। ये क्या होगी आपकी कुल मजदूरी का भाग, कुल मजदूरी। ठीक, तो यह आएगा आपका 3 और ये 5, तो 27 बटा क्या आया, 25 आया। तो ये 25 क्या कहलाएगा, प्रारंभिक मजदूरी, यही तो है। और ये क्या है, नई मजदूरी। हर एक बच्चा देखेगा, ये प्रारंभिक मजदूरी हो गई और ये आपकी नई मजदूरी हो गई। कैसे डिसाइड हो रहा है, कुल मजदूरी बराबर क्या होगा, बराबर 1 दिन की मजदूरी गुणे क्या, समय। साहब बोला है कि 1 दिन की मजदूरी कितना हुई है आपकी, 20% से बढ़ी है। और जो समय है आपका, साप्ताहिक काम करने का समय 10% घटा है। तो साप्ताहिक काम करने का समय 10% घटा है, तो कोई भी समय हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे आपका मासिक हो, चाहे प्रतिदिन का हो, वो भी आपका 10% कम हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहता है कि समय आपका क्या हुआ है, 10% कम हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो सप्ताह सप्ताह के हिसाब से मजदूरी हो सकता हो, कैलकुलेट कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सप्ताह के समय को कम किया है तो फाइनली वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 दिन के समय पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर सप्ताह में 10% की कमी हुई है तो 1 दिन में भी कितने % की कमी होगी, 10% की। 1 साल के समय में भी कितने % की कमी होगी, 10% की कमी होगी। क्लियर है ये भाई। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो जो आपकी कमी आपकी 7 दिन पे होगी, वही कमी आपकी क्या होगी, 1 दिन पे भी होगी। वही कमी आपका क्या होगा, 30 दिन पे भी होगा। वही सब कमी आपका 365 दिन पे भी होगा। मतलब ये कहना चाहता है समय में आपके 10% की कमी हुई है, ये -10% हो रहा है। तो लगेगा तो ऐसे ही ना एक बार में। चूंकि यहां पर हमें प्रतिशत वाला फिगर बताना नहीं है, प्रतिशत बताना होता तो हम x + y + xy/100 लगा लिए होते और ओरल आंसर एक बार में दे दिए होते। हम कर सकते हैं उससे भी कि फाइनली जो मजदूरी है उसमें कितने की कमी होगी, परसेंटेज में भी निकाल के कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर लेंगे। दोनों तरीके आसान है, दोनों आपको आते हैं। आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/5 बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 9/10 बनेगा। कैलकुलेट करा आपने, 27/25 आ गया। तो 27 क्या है आपकी, ये आपकी नई मजदूरी होगी और 25 क्या है, प्रारंभिक मजदूरी है। तो बोला गया है यहां पर कि आरंभ में उसे 3700 नहीं, परिवर्तन के बाद 3780 मिले हैं। तो आरंभ में कितना मिलता था, तो 27 बराबर किसके, 3780 रुपए के। तो 25 बराबर किसके, 3780 बटा में 27 और गुणे 25 कितना आएगा, 3500। ये हो गया। आप कहेंगे नहीं सर हम परसेंटेज से करना चाहते हैं, तो कर लीजिए परसेंटेज से। 20 - 10 -20 इंटू 10/100 कितना आ रहा है, बताइए। 8 आ गया। 8 क्या प्लस में आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि 8% आपका कुल वेतन, कुल मजदूरी बढ़ गई है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 3780, ये क्या है, 8% बढ़ी हुई मजदूरी है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, 108 की। 108 बराबर 3780 रुपए। तो 100 बराबर किसके होगा, 3780 बटा 108 गुणे 100। तो भी आपका आंसर यही आएगा, 3500। आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, बात आपकी एक ही है, सही है। आइए चलिए देखिए, पोल वॉल्ट का एक खंभा, पोल वॉल्ट समझ रहे हैं ना बच्चों, हाँ क्या कह रहे हैं, पोल वॉल्ट जो होता है वो नहीं, एक गेम होता है। एक सिरे को पकड़ के जो प्लेयर होता है दौड़ता है और दूसरे सिरे को एक जगह टिकाकर उछल जाता है। याद आया कौन सा गेम, ठीक है, हाँ डंडे वाला है, वही है।
डंडे वाला एक गेम होता है ना, कूदने वाला, उछलने वाला, उसी का ये खंबा है। पोल वॉल्ट का एक खंबा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है, शेष का 40% भाग हरे रंग से तथा शेष का 50% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है। शेष 30 सेंटीमीटर भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और रंगहीन हिस्से को काटकर अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या होगी। मान लिया कुल लंबाई क्या है, 100 है। 100 में ये 60 जो है लाल रंग से रंगा हुआ है, बचा 40। 40 में ये 40% हरे रंग से रंगा हुआ है, यानी कि 40 का 40% क्या होगा, 16। 16 हरे रंग से रंगा हुआ है तो बचा कितना, 24 बचा। अब ये 24 का 50% नीले रंग से रंगा हुआ है, यानी कि 12 ये नीले रंग से रंगा हुआ है तो बचा क्या, 12 बचा। बचा कितना, 12 बचा। तो ये 12 जो बचा हुआ भाग है ये रंगहीन हिस्सा होगा। तो यही 12 बराबर किसके, 30 के। तो रंगीन हिस्सा मानने के हिसाब से कितना, 88 होगा ना। 12 जो है आपका वो रंगहीन है तो बचेगा कितना, 88। वो कोई ना कोई कलर का रहा होगा तो 12 बराबर 30 के बोलेंगे तो 88 बराबर किसके, 220 के। ये आपका आंसर होगा। नहीं समझे, समझ गए आप लोग। सीधे 100 उठाइएगा, पोल वॉल्ट की लंबाई 100, तो 100 में 60 तो चला गया हरे कलर में, बचा कितना, 60 लाल कलर में चला गया, बचा कितना, 40। ये आपका इसमें से 40 में से 40 का 40% हरे कलर का है तो 16 जो होगा वो हरे कलर का होगा, बचेगा कितना, 24। 24 का फिर 50% नीले कलर का है, यानी कि 12 नीले कलर का है तो बचा कितना, 12। यही रंगहीन हिस्सा होगा। तो 12 रंगहीन है तो रंगीन कितना होगा, 88 होगा। तो 12 बराबर 30 के तो 88 बराबर 220 आ रहा है, 220। हाँ तो 220 इसका मतलब 2.2 मीटर। पहले कोई 200 बोला था, 220 ही बोला गया था पहले भी, ठीक है। कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ में डाल देते हैं इसको, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डू योर सेल्फ, स्वयं करें। चलिए आइए देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी है। फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण, क्वेश्चन लगा नहीं क्या आगे, बाबू लगा दिया आपने। जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी है। फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई है, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या में 5% की कमी आई है। अप्रैल में इस संख्या में 10% की कमी और हुई है। तो अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए हैं जिनके पास टिकट नहीं थे। सिंपल है, एक ही लाइन में उठेगा। हमें लगता है ओरल करने से अच्छा एक लाइन लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों बच्चों, बिना कंफ्यूजन के सही आंसर एक ही बार मिलेगा। कंफ्यूजन मतलब वही कैलकुलेशन में हो सकता हो गलती हो जाए, तो एक बार लिख लेंगे। मान लिया 4000 फरवरी में पकड़े गए हैं तो 5% से बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा इसका। फिर क्या होगा, आपका मार्च में 5% से कम हुआ है, सतर्कता हुई है, तो 95% आपके टिकट विहीन होंगे। फिर अप्रैल में 10% की और कमी आई है तो 90% होंगे। कितना आ रहा है, 35 से 91। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसी को ओरल करते तो आइए देखिए ओरल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है। 4000 का 5% बढ़ा लीजिए तो 4200 हो जाएगा, यानी कि 4200 हो जाएगा। अब 4200 में 5% कम कर दीजिए तो सुनिए 4200 का 5% ओरल निकालिए, कितना होगा, 4200 का 5% 210 हुआ। आ गया समझ में, कोई 210 बोल रहा है, सॉरी 210 तो ही है, 220 भी लोग कह रहे हैं। 220 कहां से, 210 होगा भाई, 10% 420, तो 5% आधा यानी कि 210। तो 210 कम करिए 4200 से, कितना हुआ,
3990। फिर क्या हुआ है, 10% और कम हुए हैं, तो 3990 का 10% 90% मत निकालिए, 90% निकालने में तो यहां गुणा करना पड़ा है, किया ही है आपने, ये इसमें तो टाइम लग रहा है। आप 10% इसका निकालिए, 3990 का 10% क्या होगा, 399, 399। अब आंसर देखेंगे किसमें एक आ रहा है, बताइए भाई। 9 कहीं से घटेगा, 3900, सुनिए क्या था, 3990 था, उसमें से 399 घटाएंगे, पक्का इकाई के अंक पे एक आएगा, तो बिना घटाए आंसर टिक कर देंगे कि डी वाला आंसर ही हमारा क्या है, सही है। ऐसे करते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहां हमने कर दिया, कभी कभी हो सकता है लंबा कैलकुलेशन मिल जाए, लेकिन यहां नॉर्मल तो हो ही रहा है, नॉर्मली आप कर ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व भी कर सकते हैं, ओरल सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कर पाएंगे। ये तो मैंने बेसिक उठा दिया, और बेसिक ही ओरल भी हो जाएगा। आप 5% कम कर लिए, 10% कम कर लिए, कहीं बढ़ा लिए, जो भी बढ़ाना है, जैसे करना है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें पानी 70% शेष रहा। ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। ओरल है, सभी लोग यहां बैठे हुए ओरल लगा लेंगे, साफ दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट क्या है, पल्प, तो पहले 10% पल्प था, बाद में 30% पल्प हो गया, तो रेशियो आ रहा है 1 और 3 का, तो मात्राओं का रेशियो 3 और 1 का हो जाएगा, उल्टा कांस्टेंट वाली चीज। अगर कहीं फ्रूट से आप धूप में रख देंगी तो क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा, तो कांस्टेंट क्या रहा उसका, पल्प। पल्प कहां चेंज होगा, पल्प नहीं उड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ी नहीं है क्या? हाँ, तो बाद में पढ़िएगा, आप क्लास में नहीं समझ में आएगा, एक्सपर्ट से पूछिए। अभी एक्सपर्ट वाली सुविधा बंद कर दी गई है कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, तो 2-4-6 दिन में हमारे ख्याल से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। वैक्सीनेशन होना शुरू हो ही गया है, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा प्रॉपरली, तो कोई फिर दिक्कत आने वाली नहीं है, सब कुछ सामान ढंग से चलेगा। ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन आपके लग गया कोरोना के स्ट्रेन के कारण, ठीक है। खैर हमें नहीं लगता कि आपके इंडिया में ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया के लोग अन्य लोगों की तुलना में काफी मजबूत है, ठीक है। तो इसलिए मजबूती का पर्चा हम लोगों ने दिया भी है, काफी मजबूती का पर्चा दिया है। लोग बहुत खुश थे अंदर अंदर कि इंडिया वाले ज्यादा मरेंगे, सबसे ज्यादा यहीं के लोग मरने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेफ्टी यहीं थी, ठीक है। इसके कारण मोदी जी नहीं है, ठीक है, इसके कारण हम और आप ही हैं, ठीक है। हम लोगों में मजबूती ज्यादा है, इसलिए हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है, बच गए। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। तो वैक्सीनेशन होना शुरू हो जाए तो फिर से सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, मात्रा बराबर करने की बात, सॉरी मात्रा कांस्टेंट रहेगी तो उसी का परसेंटेज उठाइए, 10% और 30%, तो रेशियो कितने का बनेगा, 1 और 3 का बनेगा। मात्राओं का अनुपात 3 और 1 का बनेगा, तो सीधे सीधे कितने की कमी दिखाई दे रही, 2 की। तो प्रारंभिक मात्रा 3 है, तो 3, प्रारंभिक मात्रा 3 थी, तो 3 बराबर 10 के, तो 2 बराबर 3 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 10/3 के, तो 2 बराबर किसके, 20/3 के, यानी कि 6 सही 2/3 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। कर लिया ओरल आपने, डू योरसेल्फ में डाल दिया जाए। चलिए आइए देखिए, अब हम लोगों पे रिसर्च होगा बच्चों कि ये लोग कैसे बच गए, क्या खाते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं, ठीक है। हम लोग शोध के विषय हो गए हैं इस समय। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है 13 नंबर का क्वेश्चन, 13। इंडिया वाले सबसे दिमाग में भी बहुत मजबूत होते हैं। जितने भी विदेशों की कंपनियां मैक्सिमम चल रही, कौन काम करता है, यहीं के IITians ही तो काम करते हैं। विदेशों की कंपनियों को कौन चला रहे हैं, यहीं के IITians चला रहे हैं। हम लोगों में मजबूती ज्यादा है, थोड़ा मैनेजमेंट कम है, चीजों को मैनेज नहीं कर पाते स्मार्ट तरीके से। थोड़ा मैनेजमेंट अगर आ जाए हम लोग को अच्छे से, तो फिर हम लोग सबसे आगे होंगे पूरे विश्व में। चलिए ध्यान से देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन है 13। आशुतोष 35,000 खर्च कर कच्चा माल तथा 40,000 खर्च कर मशीन खरीदता है। पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण पर खर्च करता है तथा 35% राशि उसके पास अभी विशेष है।
भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर 35,000 खर्च किया है, किस पर? कच्चा माल पर। 40,000 खर्च किया है मशीन पर। हो गया। पूरी आय का 25% उसने खर्च किया है भवन निर्माण पर, ठीक है। और 35% उसके पास अभी भी राशि शेष है। तो बच्चों ये 25% और 35% अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आया? 60% आया। ये दो अलग खर्च हो गए, एक तो भवन निर्माण वाला खर्च और एक ये बचत हो गई। अभी जो शेष उसके पास राशि बची हुई 35%। तो 25 और 35 60। तो ये जो दो खर्चे हैं, कच्चा माल वाला और ये मशीन वाला, ये किसके बराबर होगा? 40% के। भाई टोटल 100% होता है। 100% में 35% हम अभी रखे हुए हैं और 100% का हमने 25% खर्च किया है भवन निर्माण पे। भवन निर्माण में ये ना सोचिएगा कि यही 25% 35,000 और 40,000 के बराबर हो गया। नहीं, कई लोग सोचने लगते हैं कि भवन निर्माण तो कच्चे माल से होगा और मशीन के खर्च से होगा। नहीं, ये खर्च अलग है, भवन निर्माण का खर्च अलग है। बहुत सारे खर्च होते हैं ना उसमें। कई लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा सर ये तो 25% ही बराबर 35,000 प्लस 40,000 के होगा। कितने लोग ऐसा सोचे थे? आप सोचे थे ना? अब मत सोचिएगा। खर्च ये अलग है, भवन निर्माण का खर्च इससे अलग है। भवन निर्माण में इन दो चीजों की जरूरत पड़ी है, मशीन और कच्चे माल की। लेबर है, फिर 75 चीजें और रहती हैं, तो वो खर्च आपका किसके अंतर्गत आ गया? 25% के अंतर्गत। तो देखिए, अगर 25% और 35% बचत तो जोड़ दिया जाए तो 60% होगा। बचेगा कितना? 40%। इस 40% में क्या है? कच्चा माल है और क्या है? मशीन है। तो 40% बराबर किसके हो जाएगा? 75,000 के हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे? 25% की वैल्यू। भवन निर्माण का खर्च यानी कि 25% की वैल्यू आपसे पूछा है। निकाल पाएंगे? देखिएगा ध्यान से, कर रहा हूं 13 नंबर का क्वेश्चन। कुल आय 100 हो गया। 100 में जो है 25% गया है भवन पे। कितना? आपका 35% क्या है? बचा है। ठीक बच्चे, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 60% हो जाएगा। 60% ये निकल गया। तो बाकी जो बचेगा, कितना बचेगा? 40%। ये किस पे जाएगा? कच्चा माल प्लस मशीन, इस पर ही जाएगा ये। तो ध्यान से देखिएगा, यही 40% बराबर किससे हो जाएगा? 75,000 के। सही है? तो बच्चों आपसे पूछा गया है, बताइए भवन निर्माण पर क्या खर्च हुआ है? तो भवन निर्माण पर खर्च जो हुआ है वो 25% है। तो 25% किसके बराबर? 75,000 बटा में 40 गुणे 25, क्या आएगा? 46,875। 46,875। $46,875 हो गया बच्चों। ये इसमें बस यही डाउट रहता है बच्चों को। कई लोग सोचने लगते हैं सर ये तो 25% बराबर होना चाहिए 75,000 की, यही तो दिया है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन भाषा ध्यान से पढ़िए। 3 खर्चे हैं, कच्चा माल का और मशीन का और भवन निर्माण का। ठीक है, उसके बाद बचा है उसके पास। आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। यूट्यूब पे लाइव है, इनके कमेंट पढ़वा दीजिए अनिल हमें। 14 नंबर का, बहुत धैर्य के साथ आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इसी बैच के बच्चे हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी तथा 25% घरों में वीसीआर है। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाला टीवी रखता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, प्रत्येक वीसीआर रखने वाला टीवी रखता है। और यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? तो बच्चों इसके लिए वेन डायग्राम बना ले। 3 चीजें दी गई हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा।
हर एक बच्चा देखेगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका रेडियो का सर्कल हो गया, ये सर्कल किसका हो गया? टीवी का। एक खास बात ध्यान रखना है, वीसीआर का जो सर्कल होगा कहां आएगा? टीवी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला क्या रखता है? टीवी रखता है। और चूंकि तीनों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तीनों रखने वाले भी बोल रखा है कितने परसेंट है? 10%। तो 10% यहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आइए सारे के सारे परसेंटेज मेंशन करते हैं। रेडियो रखने वाले 50% है तो 50% यहां लिख दिया जाएगा। और 75% घरों में टीवी है तो टीवी वाले कितने हो जाएंगे? 75% हो जाएंगे। और बोला गया है 25% घरों में वीसीआर है तो वीसीआर रखने वाले कितने हो जाएंगे? 25%। ध्यान दीजिए, बोला है कि केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं। यदि 25% घरों में केवल रेडियो है, 25% घरों में केवल क्या है? रेडियो है, तो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? केवल टीवी वाला फिगर। केवल टीवी वाला फिगर पहचान रहे हैं कि नहीं? कौन सा पार्ट केवल टीवी को दिखाएगा? ये केवल टीवी को दिखाएगा। तो देखिए ये सर्कल पूरा 50% का है, आपने 25% लिख रखा है, इसी में ये 10% आ चुका है। कितना हुआ? 35% हुआ। तो 50% में से ये 35 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 15%। तो 15% लोग रेडियो और टीवी दोनों रख रहे हैं। दिखाई दे रहा है? 15% लोग रेडियो टीवी दोनों रख रहे हैं, केवल 15% लोग हैं। अब देखिए इसका उत्तर हमें नहीं देना है, हमको क्या बताना है? केवल टीवी रखने वाले। अब हो गया बड़े आराम से। देखिएगा ये पूरी सर्कल है 25% की, तो 10% तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? 15%। तो अब देखिए 15 15 30 और 10 40, तो इस सर्कल को बोलेंगे पूरा 75% का। तो 75% में से ये 40 घटा देंगे, क्या आएगा? 35%। तो केवल टीवी वाले 35%। एक बार और देख लीजिए, बच्चों को क्लियर हो जाए, ध्यान नहीं देते कभी कभी बच्चे एक बार में। देखिए यहां पर बोला गया है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी तथा 25% घरों में वीसीआर है। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाला टीवी रखता ही रखता है। और बोला गया 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? ये पूछा गया। केवल टीवी कितने % घरों में है? हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक सर्कल आपकी हो गई, किसकी बताइए? रेडियो की। एक सर्कल टीवी की, और एक सर्कल वीसीआर की होगी, लेकिन उसको बाहर मत दिखाइएगा, आप इसी के क्या दिखाइएगा? अंदर दिखाइएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल रखा है कि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला टीवी रखता है, तो वीसीआर की सर्कल टीवी के अंदर चली जाएगी, लेकिन तीनों इंटरसेक्ट करते हुए दिखाए जाएंगे, क्योंकि बोला है कि 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं, तो यहां 10% लिख दिया जाएगा। रेडियो रखने वाले कितने हैं? 50%, ये सर्कल 50% की हो गई। टीवी रखने वाले 75% और वीसीआर रखने वाले 25% है। अब देखिए केवल रेडियो रखने वाले आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितने हैं? 25% है। तो बच्चों ये देखिएगा, ये सर्कल हमारा टोटल 50% का है, तो ये 25 यहां लिखा हुआ है, ये 10 इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है, कितना हो गया? 35%। तो ये पार्ट कितना होगा? ये पूरा पार्ट 25% है, तो ये पार्ट जो बचा हुआ है ये कितना होगा? ये होगा आपका 15%। सही है, 50 में से 35 घटा देंगे, 15%। अब देखिएगा ये सर्कल वीसीआर रखने वालों का है और वीसीआर रखने वाले 25% है, तो 10% ऑलरेडी यहां लिख रखे हैं, आप इसी सर्कल के अंतर्गत है। ये बचेगा कितना? 15%। तो यहां आएगा आपका 15%। आ गया समझ में? 15% आ गया। तो अब केवल टीवी रखने वाले कितने होंगे? केवल टीवी रखने वाले, तो देखिए पूरा सर्कल तो टीवी रखने वालों का 75% का है, लेकिन केवल टीवी रखने वाले आपको चाहिए, तो जो कुछ और रखते हैं उनको हटा दीजिए। तो देखिएगा 15 15 30 10 40, 40 जो है कुछ ना कुछ अलग भी रख लेते हैं। 40 घर में ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अलग रख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? 75 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 35। तो 35% ही लोग होंगे, फिर यहां सर्कल बन गया, टिक कर देते हैं।
35% लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, केवल और केवल टीवी रखेंगे। मतलब 35% घरों में केवल टीवी है। अब बताइए, क्या दोबारा बता दूं इस क्वेश्चन को? आ गया सबको समझ में? क्लियर है ना ये चीज? हॉल नंबर 1 से पूछ लिया जाए। क्यों बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? काफी सहयोग बनाए हुए हैं आप लोग, इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। कम से कम क्लासेस आपकी चल जा रही है, नहीं तो क्लास हमें बंद करनी पड़ती। अब यह है कि जांच वाच होगी तो वो लोग मानते हैं कि नहीं इसको 3 क्लासरूम, उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो मानता हूं, ठीक है, सही है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा बना रखे हैं आप लोग, वेरी गुड। आप लोग मानते हैं कि नहीं ये 3 क्लास है? मान रहे हैं? चलिए मैं भी मान रहा हूं ये 3 क्लास है। अब आइएगा अगले क्वेश्चन में, 15 नंबर का क्वेश्चन है 15। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए हैं। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत लगभग क्या है? कर लेंगे? डू योर सेल्फ में डाल दूं ना? चलिएगा, मैं 15 डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं आपके। डू योर सेल्फ कर ही लीजिए अभी, मैं तब तक देख के आ रहा हूं उधर हो क्या रहा है, ठीक है? 2 मिनट में आ रहा हूं बस। हाँ निकाल लिया आप लोग तो अगला लगाइए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं बस, ज्यादा से ज्यादा देख लूं उधर हो क्या रहा है। चेक करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट बस। चलिए हो गया बच्चों, 15 लगा लिया ना आप लोगों ने? गुड। 15 हो गया आप लोगों का। अब आइए 16 पे आ जाइए। 16, समीर अपनी मासिक आय का 40%। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सबका आया है कि करवा दूं इसको? आ गया है? जिसका नहीं आया वो हाथ उठाए। सबका आ गया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़े पर खर्च करता है। वह शेष 600 रुपए बचाता है, जो उसकी भोजन और कपड़े पर खर्च किए गए राशि का 66 सही 2/3% है। उसकी मासिक आय क्या है? सिंपल है बच्चों, मान लिया मासिक आय 100, तो 40% भोजन पे खर्च किया, 40 रुपए खर्च हो गया, बचा कितना? 60। 60 का 1/3 यानी कि 20 वो किस पर खर्च करेगा? कपड़े पर। तो बचा अभी कितना? 40 बचा। वह शेष 600 रुपए बचाता है। जो बचा हुआ धन है ये 40 नहीं है, समझना पड़ेगा। 600 रुपए जो बचाया है ये 40% के बराबर नहीं होगा। आगे लिखा है इसके लिए, समझिए ऐसी भाषा है कि इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 40 बच गया तो 40 बराबर 600 के, ऐसा नहीं है। आगे लिखा हुआ है
वो 600 रुपये बचाता है जो उसके भोजन और कपड़े पर खर्च की गई राशि का 66 सही 2/3 है। तो भोजन पे खर्च हुआ है 40 और कपड़े पर खर्च हुआ है 20, तो 40 20 60, 60 का 66 सही 2/3%, मतलब 2/3 हो गया, सही है। तो 60 का 2/3, 66 सही 2/3% का मतलब याद है ना फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, तो 60 का 2/3 निकालेंगे क्या आएगा 40 आएगा। अब ये 40 हम किसके बराबर करेंगे 600 के बराबर करेंगे। ये नहीं कि सीधे हम 40 बराबर 600 के नहीं कर देंगे, हो सकता हो कुछ और कहीं और खर्च कर दिया उसके बारे में लिखा ना हो, जैसे कल वाले सवाल में हुआ था ना कल के क्वेश्चन में। तो हमें अगली लाइन मिला लेना है, जो उसकी बचत है वो क्या है, जो बचत है 600 वो क्या है, भोजन और वस्त्र पर किए गए खर्च का 2/3 है। तो भोजन पे खर्च हुआ है 40 और वस्त्र पे खर्च हुआ है 20, यानी कि 60 का 2/3 यानी कि क्या आएगा 40। अब ये 40 जो है 600 के बराबर करेंगे, तो 40 बराबर 600 के, तो क्या पूछा है मासिक आय, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा। डू योर सेल्फ में डाल लीजिए 16 भी डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। आइए 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए 17। किसी सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन वाला विद्यालय है, किसी सह शिक्षा विद्यालय में 15 लड़कियां लड़कों से अधिक हैं। यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है, तब भी लड़कों की अपेक्षा 9 लड़कियां अधिक हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मान लेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है 17। 15 लड़कियां लड़कों से अधिक हैं, तो लड़के हो गए आपके x, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी x + 15। अब क्या बोला है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि है और लड़कों में 16% की वृद्धि है, तब भी लड़कों की अपेक्षा 9 लड़कियां क्या हैं अधिक हैं। तो ध्यान से देखिए x + 15 इंटू क्या 10 ही परसेंट केवल बढ़ा है 10/100 और माइनस क्या x इंटू 16/100, तो ये बराबर किसके 9 लड़कियों के। हमने देखिए यहां पर 110 निकालना पड़ेगा। हर एक बच्चा देखिए, केवल वृद्धि नहीं, लड़कियों की अब संख्या क्या हो जाएगी x + 15 गुणे 110/100 हो जाएगी। आ रहा समझ में, ये लड़कियों की नई संख्या, केवल वृद्धि नहीं निकालिएगा। लड़कियों की अब ये नई संख्या होगी 10% बढ़ना मतलब 110% हो जाना, समझ में आ रहा है। लड़कों की संख्या 16% बढ़ना यानी कि 116% हो जाना। तो लड़कियों की संख्या ये है, लड़कियों की संख्या ये है, लड़कियों की संख्या ये, लड़कों की संख्या ये। अभी भी अंतर क्या आएगा 9 का ही आएगा, अभी भी अंतर कितने का 9 का। ये आपका इक्वेशन फॉर्म होगा, यहां पर ये समीकरण आपका बनेगा। बेसिक से करेंगे x बराबर कितना, x बराबर बताइए 125 आया है, इसी को हल करके आया है ना। तो कुल संख्या क्या होगी विद्यार्थियों की, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 125 और ये हो गया आपका क्या 140। ऐड कर दीजिए 125 + 140 कितना 265। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया। दोबारा समझा दूं, देखिए पहले लड़कियां लड़कों से 15 ज्यादा हैं, तो लड़के अगर x हैं तो लड़कियां x + 15 होंगी। लड़कियों की संख्या 10% बढ़ जा रही है, लड़के 16% बढ़ रहे हैं 16%, तो भी अभी भी लड़कियां लड़कों से 9 ज्यादा हैं। तो लड़कियों की अब नई संख्या पुरानी का 110% होगी, लड़कों की नई संख्या पुराने का 116% होगी। दोनों को घटाएंगे किसके बराबर 9 के बराबर ही आएगा। x बराबर आ रहा है 125। कुल संख्या चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए लड़के लड़कियों को। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है 18 समझिएगा ध्यान से। किसी कमरे की ऊंचाई उसके अर्ध परिमाप का 40% है। पहले कमरे की ऊंचाई और कमरे के अर्ध परिमाप की हम बात कर लें, जो चीज यहां बोल रहा है। देखिए ये कमरा है, जिस कमरे में जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं ये एक कमरा है। इसमें क्या क्या बीमाएं हैं, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। ध्यान से देखिएगा, 3 चीजें हैं, लंबाई,
चौड़ाई ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई अर्ध परिमाप का 40% है, ये बोल रखा है। तो अर्ध परिमाप कमरे का क्या होता है? देखिए, जब कमरे के परिमाप की बात करेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि फर्श यानी कि आधार के परिमाप की बात कर रहा है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। तो आधार इसका कैसा होगा? फर्श कैसा होगा? आयताकार। फर्श कैसा होगा? आयताकार। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। परिमाप होता क्या है आपको पता है, पहले से भी बता रखा है हमने कि चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल आएगा? परिमाप निकल आएगा। आप कहेंगे सर ये तो कमरा था, एल बी एच ही था, तो 4 भुजाएं कहां से? बच्चे वो तो वीमा है ना। एल बी एच क्या है? ये डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कमरे की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। और कुछ होता है? और कुछ भी नहीं होता। वो तो मैं आधार की बात कर रहा हूं। आधार में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। आधार में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, 2 लंबाई वाली और 2 चौड़ाई वाली। इसीलिए चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2L प्लस 2B आपका परिमाप आएगा। पेरीमीटर मतलब होता ही है आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री की लेंथ। तो आधार आयताकार है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, तो आधार का जो परिमाप होगा वो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होगा। यही कमरे का परिमाप भी बोला जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? कमरे का परिमाप भी बोलेंगे, ठीक। और अगर कमरे के अर्ध परिमाप की बात करा है, अर्ध मतलब आधा, हाफ, आया समझ में? तो हाफ को हाफ पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको एक टर्म दे दिया जाता है सेमी पेरीमीटर का। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? सेमी पेरीमीटर। तो ये आपका अर्ध परिमाप हो जाता है, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो वो क्या होगा? 2L प्लस बी, ये पेरीमीटर है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा? L प्लस बी हो जाएगा। तो बच्चों यही बोला है कि जो कमरे की ऊंचाई h है, कमरे के अर्ध परिमाप यानी कि L प्लस बी का क्या है? 40% है। ये पहला केस दिया हुआ है। अभी मैंने प्रश्न पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन इसको मैंने लिख दिया। पूरा मैंने प्रश्न अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बोल रहा था मैंने इसको लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? जो कमरे की ऊंचाई होगी अर्ध परिमाप यानी कि L प्लस बी का क्या होगी? 40% होगी। L प्लस बी में किसी बच्चे को डाउट? भाई कमरा तो यही है, कमरे का फर्श, ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। क्या है? हाँ, एक वही बात कह रहा हूं मैं। अगर कमरे के परिमाप की बात करेगा तो केवल किसको कंसीडर करेंगे? फर्श को ही कंसीडर करेंगे। फिगर भले 3D है, अब 3D का हम परिमाप कहां से लाएंगे बताइए? हम फिर बात उसकी इसमें किसकी करते हैं? कमरे के परिमाप की बात, यानी कि फर्श के परिमाप की बात करता है। कहीं भी लिख देगा कमरे का परिमाप, मतलब वो बात क्या होगी? फर्श के ही परिमाप की बात होगी। आया समझ में? ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये है बेटा, ये ध्यान से देखिए, L L B B, ठीक है। 2L प्लस 2B पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? L प्लस बी होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिएगा, ये H बराबर हो गया L प्लस बी इंटू 40/100, ठीक है। 40/100 यानी कि 40% ले लिया। अब क्या बोला है? कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से 15 मीटर स्क्वायर दरवाजे एवं खिड़कियों हेतु क्षेत्रफल छोड़कर शेष को 50 सेंटीमीटर चौड़े 2 रुपए प्रति मीटर की दर से कागज से ढकने का मूल्य 260 रुपए होता है। तब कागज की ऊंचाई क्या है? कागज, कमरे की ऊंचाई क्या है? कागज की ऊंचाई कहां से आएगी? कागज में तो केवल लंबाई चौड़ाई होगी ना। सुनिए ध्यान से, यहां एक लाइन का कॉन्सेप्ट है ये मेंसुरेशन का सवाल, लेकिन थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह दे दिया तो आ गया इसमें। परेशान नहीं होना, शुद्ध रूप से ये मेंसुरेशन का सवाल है। तो आज एक मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सुनिएगा, ढकाई का काम किस पर होता है? क्षेत्रफल पे होता है। ढकने का काम किस पर होता है? क्षेत्रफल पे होता है। यहां पर ये व्हाइट बोर्ड है, इसको पूरा ब्लैक बोर्ड बनाना है, तो व्हाइट पार्ट को ढकेंगे। तो ढकने का काम किस पर करेंगे? एरिया पे करेंगे, क्षेत्रफल पे करेंगे। आया समझ में? इसके पूरे क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। इसके पूरे क्षेत्रफल को क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे। अब अगर कह रहा ब्लैक पेंट नहीं करना, ब्लैक पेपर चिपकाना है, तो कितना पेपर चाहिए? उतना ही पेपर चाहिए जितना व्हाइट बोर्ड का एरिया है, बस उतना ही पेपर चाहिए जितना इस व्हाइट बोर्ड का क्या है? एरिया है। क्योंकि ढकाई का काम किस पर होता है? क्षेत्रफल पे होता है। क्षेत्रफल किसको कहते हैं? एरिया किसको कहते हैं? भुजाओं द्वारा घिरे हुए, भुजाओं द्वारा घिरे हुए भाग के जो भाग है उसके मेजरमेंट को, उसकी माप को ही क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। जो घिरा हुआ क्षेत्र है
इसका मेजरमेंट कर लीजिए, ये कितना है, गिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका मेजरमेंट कर लीजिए, माप लीजिए, तो वही क्या होगा आपका, उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए अगर इस व्हाइट बोर्ड को हमें ब्लैक बोर्ड बनाना है, ब्लैक पेपर लगाकर, तो कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा बताइए, व्हाइट बोर्ड के एरिया के बराबर। कभी भी आप अगर ढकाई का काम करते हैं तो हमेशा काम किस पर होता है, एरिया पे ही होता है। जैसे खेत में जुताई का काम कर रहे हैं, किस पर करेंगे, एरिया पर ही करेंगे, खेत के क्षेत्रफल पे ही करेंगे। खेत में बुआई का काम कर रहे हैं, किस पर काम करेंगे, एरिया पर काम करेंगे। फर्श को धुलने का काम कर रहे हैं, किस पे काम होगा, एरिया को ही धुलेंगे ना। बताइए एरिया, इतना एरिया साफ कर दो, लोग नहीं कहते इतना एरिया साफ कर दो। तो देखिए जब भी ढकाई का काम, किसी चीज को ढकना है, तो हमेशा वो काम किस पर होता है, वो एरिया पे होता है। आपके दिए गए प्रश्न में भी कमरे में आपको कागज चिपकाना है, तो कागज चिपकाने का काम किस पर होगा, कमरे के एरिया पर। तो कागज चिपकाने का काम कहां नहीं होता, फर्श पे कागज नहीं चिपकाया जाता और छत पे कागज नहीं चिपकाया जाता, ये अंडरस्टूड होता है। ये हमारे दिमाग में पहले से ही फिट रहता है कि हम छत पे और फर्श पे कागज नहीं चिपकाएंगे। छत यानी कि ये सीलिंग जो है, ये सीलिंग आ गया समझ में, इस पे नहीं कागज चिपकाएंगे और इस पे नहीं कागज चिपकाएंगे। तो कागज चिपकाएंगे कहां, चार दीवार पे चिपकाएंगे, 4 वॉल्स पे कागज चिपकेगा। कहां, 4 वॉल्स पे। उसमें भी दरवाजा खिड़की बोल दिया है नहीं चिपकाना, तो 4 वॉल्स के एरिया में से कितना एरिया काट देंगे, दरवाजा खिड़की वाला एरिया काट देंगे, उतने एरिया पर हम कागज चिपकाएंगे, उतने ही एरिया पर कागज चिपकाएंगे। तो हमारा एक लाइन का स्टेटमेंट क्या बनेगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर एरिया काट दीजिए, और यही एरिया किसके बराबर होगा, कागज के एरिया के बराबर होगा। कागज चिपका रहे हैं तो कितना कागज चाहिए, जहां चिपकाना है उतने एरिया के बराबर कागज चाहिए, बस। ये तो कोई बच्चा भी बोल देगा, यहां कागज चिपकाना है, कितना कागज ले आए मार्केट से, इसी के एरिया के, इसी के एरिया के बराबर। कमरे के 4 दीवार पे आपको कागज चिपकाना है, तो कितना कागज चाहिए, जितने एरिया पे कागज लगेगा उतना ही कागज चाहिए, मतलब जितने एरिया पे कागज लगेगा उतने ही कागज की आपको जरूरत है। तो एक लाइन का स्टेटमेंट यहां क्या बनेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस क्या, 15 मीटर स्क्वायर बराबर यहां क्या होगा, कागज का क्षेत्रफल। मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या ये वाली बात और ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, हाथ उठाइए। ये बात कितने लोगों को क्लियर नहीं है, इस स्टेटमेंट में कौन कौन सा कंफ्यूजन है आप हमको बताइए। क्लियर है ये चीज, हो गया। ये एक नॉर्मल सी बात है, आपसे ही हम पूछ लें कि बताइए इस व्हाइट बोर्ड पे कागज चिपकाना है, कितना कागज चाहिए, जितना व्हाइट बोर्ड का एरिया होगा उतना ही कागज चाहिए। और इस व्हाइट बोर्ड का एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई से। वही आपके कागज का भी क्षेत्रफल होगा, उसी का एरिया, कागज का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। वही काम मैं यहां कर रहा हूं। कागज चिपकाई का काम किस पे हो रहा है, 4 दीवार पे हो रहा है, तो हमें कितना कागज चाहिए, 4 दीवार के क्षेत्रफल के बराबर कागज चाहिए। लेकिन 4 दीवार पे पूरा नहीं चिपकाना है, दरवाजा खिड़की का एरिया माइनस कर देना है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से हम 15 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही हमारा कागज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब सुनिएगा, ये कमरा जिसमें आप बैठे हैं, इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आज आप रट लीजिए, मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको हम। 2 ब्रैकेट में क्या होता है, L + B × H होता है, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और माइनस ये 15 हो गया। अब कागज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो बच्चे ये बता दीजिए, कागज तो ऐसे ही होगा ना, लंबाई का इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन चौड़ाई पता है 1/2 मीटर, चौड़ाई पता है 1/2 मीटर, लंबाई नहीं पता। आपको भेजा गया है मार्केट कि कागज ले आइए, कागज ले आइए, तो कागज आप लाएंगे तो किस तरीके से लाएंगे, आप एरिया के हिसाब से कागज लाएंगे, जितना एरिया आपको जरूरत है उतने ही एरिया का क्या होगा, कागज आएगा। इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल -15 बराबर कागज का क्षेत्रफल, ठीक है। आप गए हैं, सीधे उठाकर लाए हैं, 260 रुपए आपने कागज पे खर्च किया है, 260 रुपए कागज की खरीदारी पे खर्च किया, कागज लाके मुझे आपने दे दिया। तो अब अगर कोई बच्चा हमसे पूछ ले, हमसे पूछे कि सर इसको आपने 260 रुपए
दिया था, ये 260 रुपए में कागज ले आया है, ये कितना लंबा कागज लाया होगा? सवाल उठ सकता है ना कि कागज कितनी लंबाई का लाया है या कितने एरिया का लाया है। आप ये सवाल उठा सकते हैं। कोई बच्चे को हमने भेजा है मार्केट, जाइए कागज ले आइए, 260 रुपए दिया, 260 रुपए में ये इतना कागज ले आया कि ये चीज ढक जाए, यानी कि 260 रुपए के कागज की ही जरूरत है इसकी ढकाई के काम में। तो आप फिर हमसे, कोई बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, कह रहा सर ये कितना लंबा है कागज, 260 रुपए में जो कागज आया है वो कितना लंबा है, वो हमसे पूछ रहा है। तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, कैसे जवाब दूंगा? बहुत सिंपल सी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 260 रुपए में वो कागज लाया, और कागज कैसे मिलता है? मीटर के हिसाब से। कागज कैसे मिल रहा है? मीटर के हिसाब से। एरिया के हिसाब से कागज नहीं मिल रहा है यहां पर। कागज एरिया के हिसाब से नहीं है, कागज किस हिसाब से है? मीटर के हिसाब से। वो कागज की चौड़ाई तो फिक्स ही रहेगी 1/2 मीटर, लेकिन ये कागज किस हिसाब से मिल रहा है? मीटर के हिसाब से। 2 रुपए प्रति मीटर का ये कागज है, 2 रुपए प्रति मीटर का ये कागज है। तो 260 रुपए इस बच्चे ने खर्च किया है, तो दूसरे बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगा? कितना मीटर लंबा कागज लाया है? 130 मीटर लंबा कागज लाया है। कितना लंबा कागज लाया है? 130 मीटर लंबा कागज लाया है। एरिया के हिसाब से मार्केट में कागज नहीं मिलता, एरिया के हिसाब से मार्केट में कागज नहीं मिल रहा है। आया समझ में? वो रेट क्या है? लंबाई के हिसाब से। 1 मीटर लंबा, इसमें का 1 मीटर लंबा कागज लेंगे, ये छोड़िए, ये तो फिक्स रहेगा। यहां से यहां तक 1 मीटर लंबा कागज लेंगे तो उसके लिए 2 रुपए देने होंगे। उस बच्चे ने टोटल 260 रुपए पे किया है, इसका मतलब कितना लंबा कागज लाया होगा? 130 मीटर लंबा कागज लाया होगा कि नहीं? जैसे आप ही मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आपको 4 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा कैसे मिलता है? एरिया के हिसाब से मिलता है कि मीटर के हिसाब से मिलता है? मीटर के हिसाब से मिलता है। जैसे पर्दे वगैरह लेना होता है वो भी मीटर के हिसाब से। जैसे शीट वगैरह लेनी है तो वो क्या मिलता है? शीट लेना है। जैसे मान लिया कोई शीशे वाली शीट लेनी है, कांच वाली शीट लेनी है, या कोई बहुत सारी चीजें लेनी है, स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। आप कभी कुछ खरीदे होंगे मार्केट में, तो कोई ऐसा सामान खरीदे हैं जो स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला हो, या स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिला हो, या स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से मिला हो? बहुत सारी चीजें हैं। मकान बन रहा है तो शीट की जरूरत पड़ती है, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। स्क्वायर फीट मतलब क्या? फीट स्क्वायर। तो वो किस हिसाब से मिल रहा है? एरिया के हिसाब से मिल रहा है। तो वो तो दुकानदार के बेचने का तरीका है, वो किस तरीके से बेच रहा है। ठीक है, शर्ट वर्ट तो हम लोग जनरली लेने जाते हैं, लिए भी होंगे आप लोग, तो वो मीटर के हिसाब से मिलता है। इसका मतलब चौड़ाई उसकी क्या है? फिक्स है। चौड़ाई क्या रहेगी? फिक्स। चौड़ाई का उसमें रोल नहीं है। अगर हम बेचना चाहे मीटर के हिसाब से तो हमने क्या कर दिया? चौड़ाई तो सबके लिए फिक्स कर दिया, अब वो लंबाई के हिसाब से हम उसको सेल कर देंगे, एरिया की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होता है, सर एरिया के हिसाब से बेचिए। तो एरिया के हिसाब से कैसे बेचे खरीदे हम? यहाँ तो जो रेट दिया हुआ है वो मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। 2 रुपए में 1 मीटर कागज मिलता है, 2 रुपए में 1 मीटर कागज मिलता है। चौड़ाई उसकी ये फिक्स ही रहेगी। तो कागज की लंबाई क्या होगी अगर आपने 260 रुपए खर्च किया है? 130 मीटर होगी कि नहीं? बता दीजिए। तो कागज की लंबाई, ये बड़ा अनिवार्य काम है, कागज की लंबाई बराबर कुल खर्च बटा में 1 मीटर लंबे कागज की लंबाई। बच्चों क्या हो जाएगा? 260 बटा क्या? 2, 100। ये चीज दिमाग में रखिएगा। 130 मीटर लंबा कागज लाए हैं, लाके काट काट के इसमें क्या कर देंगे? बिछा देंगे। तो ये हो जाएगा कागज की लंबाई। बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल आएगा, तो लंबाई हो गई 130 और चौड़ाई क्या है? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 मीटर, 1/2 मीटर कर दिया। अब बच्चों हल करेंगे तो h, रुकिए हल नहीं, अब l प्लस बी का मान h के पदों में रख देंगे। ये आ गया आपका 2/5। तो l प्लस बी बराबर क्या? 5h/2। यहां रखिए मान, तो 2 × 5h/2 × h -15 बराबर क्या? 65। हल करके बताइए। 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपका 5 से कटेगा, 5 × 5 और 5 × 15, 13 × 5 = 65। कितना हो रहा है? h स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो h बराबर क्या बच्चों बताइए? 4 मीटर। ये आ गया, h बराबर आ गया 4 मीटर। ये आपका आंसर है। ये लंबाई वाले में बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। हाफ मीटर आप क्वेश्चन पढ़िए, लिखा गया है कागज जो खरीदा गया उसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। ये कागज था,
तो कागज की चौड़ाई क्या हो गई? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर हो गई। हमें कागज जो खरीदारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है? लंबाई के हिसाब से। तो ये तो फिक्स रहेगा ना हर जगह, ये तो फिक्स ही रहेगा। तो लंबाई के हिसाब से 1 मीटर लंबा कागज कितने में मिलता है? 2 रुपए में। 260 रुपए हमने खर्च किया है, तो कितना लंबा कागज लाए होंगे? 130 मीटर लंबा कागज लाए होंगे, जिसकी चौड़ाई क्या होगी? हाफ मीटर। आ गया समझ में? तो हमारा कागज का जो क्षेत्रफल होगा यही होगा 130 गुणे 1/2। ये भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कागज का क्षेत्रफल। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? और कोई डाउट? आप बोलिए। किसमें? 15 मीटर स्क्वायर। हाँ, दरवाजा खिड़की का क्षेत्रफल है। जैसे ये रूम है, हमने कहा 4 दीवार पे आप लगाइए कागज, तो आप दरवाजा खिड़की पे भी लगा देंगी? तो कागज कहां लगा है? 4 दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजा खिड़की माइनस करके लगा है। तो वही कर रहा हूं मैं, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से दरवाजा खिड़की का एरिया माइनस कर रहे हैं 15 मीटर स्क्वायर। इतने पे कागज लगेगा और इतने एरिया पे कागज लगेगा, तो यही एरिया कागज के भी एरिया के क्या होगा? बराबर होगा। आया समझ में? बोलिए भाई। और किसी को कोई डाउट? क्या बाबू? हॉल नंबर 1 से किसी बच्चे ने क्या पूछा है? बताइए। क्या लंबाई? थोड़ा सा मास्क हटाइएगा। कागज की लंबाई बराबर 1 मीटर लंबे कागज का मूल्य, सॉरी सही कह रहा है ये बच्चा, कागज का मूल्य लिखने में एरर हो गया, हो जाता है कभी कभी। चलिए, हो गया, गुड। सुधार कराने के लिए यस। अर्ध फर्श का लेंगे बाबू। कमरे के परिमाप की कभी भी बात करता है तो उसको क्या माना जाता है? या फर्श का परिमाप क्या मानेंगे? फर्श का। और जितना फर्श का परिमाप होता है उतना ही कमरे के छत का भी परिमाप होता है। समझ में आया? तो हमेशा फर्श का ही मानेंगे, हमेशा फर्श का माना जाता है। ये अंडरस्टूड है? कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? हाथ उठाइए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? वो हाथ उठाएं। आ गया? हॉल नंबर 3 से भाई आप लोग समझ में आया? आप लोगों को किसको नहीं आया वो बताए। 1 मिनट लगेगा समझाने में, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्लियर करके ही जाइए। समझ में आया है? आपको आया है? नहीं आया है तो पूछ क्यों नहीं रहे? खड़े हो जाइए। कब से आना शुरू किए हैं परसेंटेज में? हाँ, कल से आना शुरू किए हैं। तो मैथ्स वैथ पढ़े थोड़ा बहुत पहले? इससे पहले कोई कोचिंग वोचिंग किए हैं? फाउंडेशन या कुछ? कहां पर? हाँ, यहीं पर किए हैं। तो ये नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ फाउंडेशन खराब पढ़ाया जाता है? हाँ, क्यों? नाक ऐसी कटाएंगे? सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। बहुत सिंपल सी बात थी ये, बहुत सिंपल सी बात थी भाई। बताइए, फाउंडेशन यहाँ सबसे मजबूती के साथ पढ़ाया जाता है, आप कहीं से तुलना कर लीजिए। लेकिन फिर भी फाउंडेशन पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे तो कमी आपके अंदर है, उसको पहचानिए। ठीक है, मंडे से आपका नया बैच स्टार्ट होगा प्रॉफिट लॉस से। नए बच्चों के लिए नया बैच कहां से स्टार्ट होगा? प्रॉफिट लॉस से। तो हॉल नंबर 3 वाले बच्चे और किसी को, आप बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान दिए होते तो आ जाता। आप ये सोच के बैठे हैं कि हम नए हैं इसलिए नहीं समझ में आएगा। आप ये सोच के बैठे हैं, चेहरा दिखाइए आप अपना। ठीक है, आप ये सोचे हैं ना कि आप ये माने थे कि अरे हमको अभी नहीं आएगा, चलो अभी तो देखना है हमको, ऐसे ही सोचे थे ना? अब नए टॉपिक का वेट कर रहे हैं। पहले से मेंटलिटी सेट करके बैठेंगे, माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं अभी हमारा मंडे से नया बैच है, तो कहां समझ में आएगा? ध्यान नहीं लगेगा। अगर मैं ही ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ूं तो मैं सवाल ना बता पाऊं? बताइए, मेरे जैसा व्यक्ति ना बता पाए क्वेश्चन। ध्यान से सवाल पढ़ना देखना बहुत जरूरी होता है। आंकड़ा ही नहीं पता क्या दिया है क्या नहीं दिया, मन ही नहीं लग रहा उस क्वेश्चन में, मन नहीं लगा होगा आपका, सच्चाई में बता रहा हूं। आपने एक भी पॉइंट क्लियर नहीं किया होगा, केवल नोट किया है, यही हुआ है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। आइए एक बार और बताना पड़ेगा क्या बच्चों? हाँ, यस सर वाला बच्चा थोड़ा सा बस हाथ उठा दे, मैं समझा दूं। हाँ, चलिए, इसमें 3 पार्ट में ये मेन चीज थी। एक तो पहले इस चीज को समझना, अर्ध परिमाप वाली बात, जो कि फर्श के परिमाप के आधे की बात कर रहा है। तो ऊंचाई जो है फर्श के परिमाप यानी कि L+B का क्या होगा? आधा होगा और उसका 40% होगा। मतलब अर्ध परिमाप आधा होगा और उसका 40% क्या होगा? ऊंचाई होगा। इसकी बात कर रहा है। फिर जो है कागज का कैसे सिस्टम आपका लगेगा, कैसे कागज चिपकाया जाएगा, मुख्य बात ये आती है। एक लाइन में ये चीज क्लियर हो जाएगी। कागज के
किस पर चिपकाएंगे? क्षेत्रफल पे। और क्षेत्रफल कौन सा लेंगे? जहां कागज चिपकाएंगे। तो कागज कहां चिपकाया जा रहा है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से 15 मीटर स्क्वायर जगह छोड़कर चिपकाया जा रहा है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से आप 15 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इतने एरिया पे कागज चिपकाया जा रहा है, यही कागज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H होता है, और माइनस क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। यही कागज के क्षेत्रफल यानी कि कागज की लंबाई गुणे कागज की चौड़ाई के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं? बच्चा बुला रहा, हॉल नंबर 1 से किसी ने बुलाया है, बताइए क्या? हाँ, पेंट किया करिए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से आप दरवाजा खिड़की माइनस कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। अगर व्हाइट वॉशिंग करनी है तो, या डिस्टेम्परिंग करनी है तो। आया समझ में? क्योंकि दरवाजा खिड़की जो होता है वो अलग कलर या अलग पेंट से होता है। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन से पेंट से क्या करवाना चाहता है। तो उसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए होता है, और उसमें से भी फर्श का एरिया माइनस करना पड़ता है। दरवाजा खिड़की और फर्श का एरिया क्या करेंगे? माइनस। कभी कभी क्या होता है, 4 दीवार पे ही पेंट होता है, छत का पेंट अलग होता है, फर्श पे तो पेंट होता ही नहीं, टाइल्स होता है। आया समझ में? तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। आया चारों दीवारों पे पेंट करना है कि फर्श को शामिल करके पेंट करना है कि क्या करना है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जहां जिस एरिया पर बोलेगा उस एरिया पे पेंटिंग का भी काम होगा। आ रहा है समझ में? चलिए, तो वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। चारों दीवारों पे पेंट करना है कि फर्श पे पेंट करना है? सॉरी, फर्श पे तो पेंट होता ही नहीं है, लेकिन अब सवाल में बोल देगा करो पेंट, तो करना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक, जनरली ज्यादातर जो काम होते हैं वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे भी होते हैं ही होते हैं, उसमें से दरवाजा खिड़की माइनस कर देना होता है। आइए, चलिए, अब मैं मिलूंगा थोड़ी देर बाद। ज्योमेट्री की क्लास है, थियरी चल रही है। बहुत सभ्यता और शालीनता से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन ऑनलाइन वाले बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मेनली आप ही बधाई के पात्र हैं जो घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेहनत से ऐसे ही पढ़ते हुए। नेहा चौधरी कह रही पेपर का एरिया में हाफ कैसे हुआ? पेपर के एरिया में हाफ किया ही नहीं मैंने। पेपर के एरिया में हाफ नहीं हुआ। ये पेपर की लंबाई है नेहा, ये पेपर की लंबाई है, और ये पेपर की क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ है। ये 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर लिखा है मैंने। ठीक है, तो शुरुआत से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब आऊंगा थोड़ी देर में। ज्योमेट्री की थियरी है वो पढ़ाया जाएगा आपको। मंडे से नए बच्चों का नया बैच चलेगा। क्लास आपकी लाइव रहेगी। कोई क्लास